नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो आज बात हम पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के धमकीबाज नेताओं की आज बात होगी। आतंकियों को पनाह देने वाले आतंकिस्तान की आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही बौखलाया हुआ है। भारतीय सेना के शौर्य के बाद उसकी कमर टूटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भयंकर हार के बाद उसके नेता दिमागी रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। पीएम शाहबाज से लेकर आर्मी चीफ तक बार बार भारत को परमाणु धमकी यानी कि गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने लाल किले से हुंकार भरी तो पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई। देखिए, पाकिस्तान को साफ शब्दों में पीएम ने समझाया कि नया भारत किसी की धमकियों से अब डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अकल अब ठिकाने पर आ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अब सुर भी बदल गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का परमाणु बम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान उस वक्त आया जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि देश की परमाणु संपत्तियां पूरी तरीके से राष्ट्रीय रक्षा के लिए हैं और किसी भी तरीके से परमाणु ब्लैकमेल या दबाव के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब आने वाले समय में पाकिस्तान के दूसरे नेताओं को भी समझ में आएगा कि अगर इस बार कोई गलती की तो ये नया भारत और भी बुरी तरीके से घर में घुसकर मारेगा। ये रिपोर्ट देखिए। किया है, उसके बाद से पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। जो कसर बची थी वो सिंधु जल संधि ने पूरी कर दी। भारत की वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की बची खुची कमर भी तोड़कर रख दी, जिसके बाद से पाकिस्तान के नेता कई बार परमाणु हमले तक की खोखली धमकी दे चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि भारत एक बूंद भी उसके हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग की धमकी से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में समझाते हुए पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। दुनिया में आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी तरह से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के पास अब अपने बचाव में बोलने को कुछ भी नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद परमाणु का राग रात रहा था। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने लाल किले से साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा, पाकिस्तान के सुर बदल गए। पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया।
तो चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान खास तौर पर जुड़ गए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब जुड़ गए और जेके बंसल साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा का हिस्सा बनेंगे और अपने जो चर्चा में राय है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा था और अब यू टर्न लिया है, इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और कोचर साहब, आप ही से चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए परमाणु धमकी तो दी जा रही है, लेकिन मुझे ये जानना है कि पाकिस्तान बार बार जो परमाणु धमकी दे रहा था, किस परमाणु बम की बात कर रहा है पाकिस्तान? उस परमाणु की जिस परमाणु होने के बाद भी अफगानिस्तान के बॉर्डर की रक्षा नहीं हो पा रही है, या उस परमाणु की बात कर रहा है कि आतंकिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता है आतंकी पाकिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उन्हीं से ग्रस्त है, उस परमाणु की बात कर रहा है? क्या फायदा ऐसे परमाणु का जब वो अपने ही देश की रक्षा नहीं कर पा रहा और बार बार भारत को धमकी दे रहा है? धन्यवाद सुचित्रा जी, आपने मुझे इस डिस्कशन में बुलाया। बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग हम जिसको बोलते हैं, बार बार पाकिस्तान इसको जिक्र करता है। जो देश कमज़ोर होता है या जिस देश के पास लड़ने की एक कन्वेंशनल वॉर लड़ने की ताकत नहीं होती है, वो रिजॉर्ट करता है। आपने कभी भारत को देखा है कि सर, इसी वक्त मुझे कहावत याद आ रही है। कहावत है, खोखला चना बाजे घना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एक ये मुहावरा लिया यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि पाकिस्तान ये बार बार क्यों करता है। और एक और कहावत आ रही है जो मैं आपको बिल्कुल सर चाहता हूँ, पार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसको ये भी एक एक्चुअली कहावत है अंग्रेजी में कि जो चिल्लाता है वो यूं काटता नहीं है, वो चिल्लाता ही है खाली। और हम ये पाकिस्तान देखिए, आप इसको लड़ाइयाँ भी देख लीजिए। आपने कारगिल के टाइम भी पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर रैटलिंग अपनी करी थी, अभी भी कर रहा है, इंडस वाटर के ऊपर भी कर रहा है। और एक ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1 जनवरी 1991 में रेटिफाई हुई थी। और ये है एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। और हर एक साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का न्यूक्लियर डाटा एक्सचेंज करते हैं। और ये लास्ट एक्सचेंज जो 1 जनवरी 2025 में हुआ है, और ये विदाउट फेल होता है। आज तक इसमें जो कोई भी चूक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में इस फैक्ट को जिक्र करना कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, और अगर हम भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से कंपेयर करें तो उसमें फर्क है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो नो फर्स्ट यूज का जो एलिमेंट है उसमें, और पाकिस्तान की है फर्स्ट यूज। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये जितनी भी धमकियां पाकिस्तान से आ रही हैं, टाइम आ गया है जब हमने एक न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं आज। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि आज एक न्यू नॉर्मल है, कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा। तो टाइम ये भी आ गया है कि इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का भी न्यू नॉर्मल निकाला जाए। और न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट यूज की क्षमता अपनी डॉक्ट्रिन में रख रहा है, तो भारत को भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि वो भी फर्स्ट यूज अपनी डॉक्ट्रिन में पाकिस्तान को बता दें कि अगर आपकी तरफ से एक रेड लाइन क्रॉस होती है और हमको ऐसा लगता है कि आपने जो हमारी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे धक्का डाला है, तो हम भी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक अपना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेजिंग जो हो रही है, अब आप देख लीजिए डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है और उनके आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है, दोनों में फर्क है। बिल्कुल। आर्मी चीफ स्टेटमेंट देता है कि हम वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को तबाह कर देंगे। बिल्कुल सर, ये भी बहुत अहम हो जाता है देखना, क्योंकि ये जब बयान आया था वो अमेरिका के सरजमी से आया था, तो देखना ये भी होगा कि कहीं ना कहीं बिना पनाह के तो ये हुआ नहीं होगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, जिस तरीके से कोचर साहब बता रहे थे कि
आमतौर पर जो देश संपन्न होते हैं, क्योंकि भारत ने कभी जिक्र नहीं किया कि हम परमाणु बम से अटैक करेंगे, जापान का भी जिक्र नहीं करता, चाइना का भी जिक्र नहीं करता, अमेरिका भी कभी जिक्र नहीं करता, पाकिस्तान बार बार ये जिक्र क्यों करता है सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। और दूसरी चीज सर कि अब ख्वाजा आसिफ का ये बयान आता है कि आत्मरक्षा के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो हुंकार भरी थी, ये उसी का असर माना जा सकता है? सुचित्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, भारत एक बहुत रेस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान इररेस्पॉन्सिबल फेल्ड स्टेट। अब भारत जो है, हमारा जो डॉक्ट्राइन है नो फर्स्ट यूज और हमारा मिनिमम डिटरेंस है, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है जो समझने वाली कि जो हमारा जो न्यूक्लियर कंट्रोल है वो सिविलियन लीडरशिप के पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है उसका कंट्रोल, जबकि जो पाकिस्तान के अंदर में है वो कंट्रोल है उनके आर्मी चीफ के पास में, आसिफ मुनीर के पास। तो अगर कोई बयान ख्वाजा देता है तो ये जस्ट एक लिपापोती है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि इस बात का जो जिस तरह का बयान आसिफ मुनीर ने दिया है उसको ध्यान में देते हुए अब ये समय आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को चाहिए कि पाकिस्तान के डीन्यूक्लियराइज कर दे, इनके वेपन्स को बाहर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सेफली रख ही नहीं सकते उसको। और वैसे भी जो मिलिट्री के कंट्रोल में है, अब यहाँ पे वो टेररिस्ट के हाथ में भी आ सकता है, जिससे कि एक न्यूक्लियर टेररिज्म हो सकती है सारी। अब जहां तक इस बात का सवाल है जो ख्वाजा ने दिया है या आसिफ मुनीर देता है, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो फर्स्ट यूज होता है मोस्टली टैक्टिकल वेपन होते हैं उसमें, और वो बहुत थोड़ी मारक क्षमता होती है, लोकली उसको यूज किया जाता है। और अगर कोई न्यूक्लियर बम यूज किया जाए और वो सरहद के पास में है तो पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर रेडिएशन का बंसल असर साहब, पड़ेगा। कहीं ये वही परमाणु बम तो नहीं जिसका दावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कर रहा था कि दिल्ली पे छोड़ दिया, दिल्ली बर्बाद हो गया, यूपी बर्बाद हो गया है? नहीं, वो जो है ना वो तो सब इनके दावे हैं, लेकिन इसका मतलब इनकी जो कहाँ न्यूक्लियर है, आप देखिए अनकन्फर्म न्यूज तो ये भी थी नूर खान या किराना हिल के अंदर में हमारी जो फौजों ने ध्वस्त कर दिया था, इनका न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था, जो कि कोई कंफर्म नहीं है। और अमेरिका के जहाज आए थे उसको मॉनिटर करने के लिए, बोरोन आया था मिस्र से, ये तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर फर्स्ट यूज ये करते हैं तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी समुद्र से भी है, हमारी थल से भी है और हमारी एयर से भी है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो पाकिस्तान को जो है हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये भी पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है। बहुत ही गिने चुने कंट्री वर्ल्ड के अंदर में है जिनके पास में ये ऐसी कैपेबिलिटी है, जो ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो जो समुद्र से, थल से और जो एयर से इस तरह का प्रहार कर सके। तो जो भारत के पास में ये शक्ति है तो पाकिस्तान इसको अच्छी तरह से जानता है। ये सब भीतर भवकी है और जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया ये ब्लैकमेल है, और पाकिस्तान को बहुत बार सोचना पड़ेगा अगर वो डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो उसको बोलते हैं मैड, म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। अगर पाकिस्तान यूज करता है या कोई भी कंट्री करता है, दूसरा भी करेगा, और फिर सारा वर्ल्ड ही उसमें जो है पिक्चर में आ जाता है, ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हो जाती है। तो इस तरह का जो दुस्साहस है, लेकिन मैं बार बार फिर भी यही कहूंगा, अब कहने को तो ये भी कहते हैं कि ये वेपन्स अमेरिका के हैं, इनका कोई यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चाहे किसी के भी हो, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर किसी भी तरह के न्यूक्लियर मटेरियल का होना खतरनाक है, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, भारत के लिए ही खतरनाक नहीं है। क्योंकि अगर ये टेररिस्ट के हाथ में जाता है तो जो इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, जो एक केंद्र है टेररिज्म का, वो टेररिस्ट कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो इजराइल और उसके बाद तबाही देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। बंसल साहब, हमारे साथ कोचर साहब भी हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। कोचर साहब, जिस तरीके से पूरी चीजें सामने आ रही है और अब ख्वाजा आसिफ का जो बयान आता है उसके समझ सकते हैं कि सरेंडर साफ तौर पर हो गया है। पाकिस्तान धमकी देने से पहले ये क्यों नहीं सोचता कि ये वही भारत है जिसके प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के सेवई खाने के लिए लाहौर चले जाते हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर गोलियां ठूस कर भी वो समझा देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ने वाला है और आगे वो झुकेगा भी नहीं? देखिए, खास तौर पे जब ये बयान पाकिस्तान से आते हैं, इनका दो मकसद हैं। एक तो वो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं इश्यूज को, जैसे कि आपके इंडस वाटर ट्रीटी है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर हम डैम अपना बनाएंगे तो हम अपनी 10 मिसाइल्स वहाँ लगाएंगे और हम न्यूक्लियर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा पानी रोका गया। तो ये एक
जरिया है, एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए। और पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी चला गया है अपने इंडस वाटर के ऊपर के इस भारत ने ऐसे इस ट्रीटी को एक तरफा कैसे बंद कर दिया है या उसको अबेंस में कैसे ले लिया है। बिकॉज जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों देशों की सहमति के साथ ही कोई फैसला किया जाएगा, तो वो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया है। उसका भारत के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं और ना ही पड़ा है। वर्ल्ड बैंक को भी पाकिस्तान इन्वॉल्व कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इसके हिस्सा था ट्रीटी का जब ये एक्चुअली साइन हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अपनी पॉपुलेशन को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं। देखिए सिंदूर में जिस तरीके से नाकामियां आई हैं, और उस दिन आई थिंक कल ही हम एक आपके प्रोग्राम में थे जिसमें एक पाकिस्तानी गेस्ट आया था, बिल्कुल इरशाद अहमद, तो उसको जानकारी नहीं है कि सिंदूर में पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ। तो ये बहुत एक फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, अपने खुद की आवाम को वो सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। सर और ये तो जाहिर सी बात है ना सर, ऑपरेशन सिंदूर में इतने बड़े फेलियर के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। तो वो एक और ये स्ट्रेटजी है दिखाने के लिए कि हम ये लड़ाई जीते हैं और इसलिए हम अपने चीफ को प्रमोट कर रहे हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भी मुनीर ने अपने आप को उसको अवार्ड कर दिया है। उनके 14 अगस्त को ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक चीफ अपने आप को ही अवार्ड कर रहा है। और जो इसको मजाक बन गया है, जैसे नोबेल पीस प्राइज का मजाक एक्चुअली बना रहा है पाकिस्तान, सिमिलरली ये अवार्ड देने के बाद भी वो इसका मजाक बना रहा है। तो ये दो मकसद है, बिकॉज पाकिस्तान अपने अवाम को बताना चाहता है। देखिए 14 अगस्त में भी पाकिस्तान ने अपना जब उनका इंडिपेंडेंस डे था तो बताने की कोशिश करी, जश्न मनाने की कोशिश करी कि सिंदूर में हमने बहुत बड़ा काम किया है। बट एक्चुअली अभी आहिस्ता आहिस्ता करके रिपोर्ट्स आ रही है। आज मॉर्निंग की रिपोर्ट में एक्चुअली पढ़ रहा हूँ टॉम कूपर की, उसने एक्चुअली बोला है कि 18 से 20 जहाज पाकिस्तान के इसको नष्ट हुए हैं। तो जब एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट टॉम कूपर काफी माने जाते हैं अपनी न्यूट्रल रिपोर्टिंग के लिए, जब वो बता रहे हैं कि इतने इनके हवाई जहाज नष्ट हुए, पाकिस्तान के अवाम को तो पता ही नहीं है या उनको छुपाए रखा है इन चीजों के बारे में। तो जब हम इन चीजों के बारे में एक्चुअली बात करते हैं तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जब आती है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम भारत से डरते नहीं हैं, और इसलिए उनका रक्षा मंत्री भी ऐसी स्टेटमेंट देता है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपने भाषण में 15 अगस्त को एक्चुअली बोला, ये उसका डायरेक्ट नतीजा है 100%। बिकॉज ये जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को दिया, तो उनकी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या उनकी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो एक्चुअली हिल गई, और इसीलिए ये जवाब उनको देना पड़ा, बैकफुट पे जाना पड़ा। और आज की डेट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की अगर हम बात करें तो भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा तो एक लिमिटेड एरिया में इसको भारत में अफेक्ट कर पाएगा। अगर वो उसकी मिसाइल अंदर आ सकती है तो वो जो मुझे एक्चुअली डाउट है कि S-400 उनको अंदर आने भी देगा। दूसरा है कि अगर भारत इसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का एरिया इतना ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल जो इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा वो बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं चाहती कि न्यूक्लियर में हम चले जाएं, और इसीलिए पाकिस्तान बार बार ये इशू रेज करता है क्योंकि वो इंटरनेशनलाइज करना चाहता है इस इशू को। ठीक है बंसल साहब, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए महाराष्ट्र का जितना अर्थव्यवस्था का जितना हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम उसको आर्थिक राजधानी के तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान की कुल जीडीपी महाराष्ट्र के हमारे अर्थव्यवस्था के बराबर है। ऐसे में बार बार परमाणु पर धमकी देना, बार बार भारत को धमकी देना कि परमाणु गिरा देंगे, मार देंगे, बहुत सारी अनर्गल बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से करती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लिए ये करना तो नामुमकिन है, ये तो हम सब जानते हैं,
इसके पीछे कौन कौन से देश हैं जो लगातार पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि भारत को धमकियां दे और भारत और पाकिस्तान लगातार अशांति की ओर आगे बढ़ते रहें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई देश इसके पीछे है। इसके पीछे पाकिस्तान खुद है, वहाँ की आर्मी है, और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान की जनता किसी तरह से नहीं चाहती, वो अपने लोगों को खुद क्रिटिसाइज करती है। अब आप वहाँ की अगर पूरी स्थिति को देखें तो वहां पर सारा राज होता है आर्मी का, और जो आर्मी का और डिफेंस का है, इनके जनरल हैं, वो पैसा लूट लूट के बाहर देशों में स्टैश कर देते हैं, अपनी जनता को डराते रहते हैं, डायरेक्ट भारत के साथ युद्ध कर नहीं सकते, धमकी भरे बयान दे देते हैं, और धमकी भरे बयान देके अगर कोई कभी किसी तरह का ये करते हैं प्रॉक्सी वार। और जो टेररिस्ट पाले हैं, टेररिस्ट को भेजा, अब की बार जब इन्होंने टेररिस्ट को भेजा तो उनका जो मुंहतोड़ जवाब दिया, तो अब जो है टेररिस्ट को ही अब इनको जवाब मिलने लगा है। पहले तो अगर ये कोई मिसाइल एडवेंचर करते थे, जैसे कि इन्होंने सियाचिन में किया या इन्होंने जो है वो कारगिल वार हुई, तो उस तरह का अब इनकी हिम्मत बिल्कुल किसी भी तरह की नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी इनकेपेबल आर्मी है। जब से अपनी आर्मी को वेस्टर्न बॉर्डर से मोबिलाइज किया है पाकिस्तान ने हमारी तरफ में, तो उधर से बलूचिस्तान की जो लिबरेशन फ्रंट है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो बराबर इनके ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, इनके सैनिकों को मारते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। तो इनको ये बयान जो है अपनी जनता को गुमराह करने के लिए, डराने के लिए, और जो है जो जनता जो पैसा जो वहाँ की जीडीपी है, सारा पैसा ये खा जाते हैं, जो बाहर से आता है वो सारा पैसा इसलिए इधर से आ जाता है। तो इस प्रकार के बयान देना ये पाकिस्तान की सेना का काम है। और जो पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है, वो कठपुतली सरकार है। जो असली सरकार है या जो असली मैंडेट है, उसमें जो इमरान खान को फौज उन्होंने उसमें जेल में डाला हुआ है, और अब जनता जो है पाकिस्तान की आर्मी से डरती भी नहीं है। जब ये मई 2023 में जब हुआ था, तो इनके कोर कमांडर के अंदर में जनता घुस गई थी, मारा पीटा, सारा सामान लूट लिया, उनके फ्रिज तक से सामान लेके खा लिए। तो इस समय अब जनता को पता चल गया है, और उसको गुमराह करने के लिए ही इस तरह की धमकी डरावने बयान देते रहते हैं। भारत से डरा डरा करके पाकिस्तान की आर्मी अपनी रिलेवेंस दिखाती रहती है, जबकि ये भारत से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट और किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ सकती। और न्यूक्लियर की तो इनकी हिम्मत नहीं, हिमाकत ही नहीं है। और हिमाकत अगर इन्होंने करी भी तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे, इनको नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये जानते हैं इस बात को। ये सिर्फ कंजम्पशन, इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स और अपनी जनता कंजम्पशन के लिए बैक टू यूज। ठीक है कोचर साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, और जिस अब भारत ने तो क्लियरली बोल दिया है कि ब्लैकमेल चलेगा नहीं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस वक्त किस उस पर काम कर रहा है कि हम ये एक न्यू नॉर्मल को फॉलो करेंगे और हम इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, और अगर इसमें कोई हेरफेर होती है तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर होगी? सुचित्रा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमने अपनी तैयारी अपने शुरू कर दी है न्यू नॉर्मल के लिए। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि 24/7 भारत की फौज एक ऑपरेशनल रेडीनेस की हालत में रहे। बिकॉज नॉर्मली फौज को टाइम लगता है लड़ाई के लिए तैयारी करने के लिए। आपको याद होगा 1971 में मानेकशॉ ने भी 8-9 महीने एक्चुअली मांगे थे, बिकॉज वो रेडी नहीं थे। बिकॉज फौज में बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स है, एम्यूनिशन है, हथियार है, और इक्विपमेंट की सर्विसेबिलिटी है, आपकी सर्च कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास आपको एम्यूनिशन भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो आपके पास वो भी अवेलेबल होना चाहिए, वॉर वेस्टेज रिजर्व्स होने चाहिए आपके पास। तो इन सारे एरियाज में भारत की फौज ने ऑलरेडी काम अपना शुरू कर दिया है। और आपको जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने जो सुदर्शन चक्र के बारे में बात करी, वो एक मैसेज है हमको न्यू नॉर्मल की तरफ जाने के लिए। सुदर्शन चक्र का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए, एक ऐसा हमारे पास कवच होना चाहिए, रक्षा कवच, के दुश्मन का कोई भी मिसाइल, हवाई जहाज हमारे देश के अंदर ना आ पाए। ठीक है। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट कुशा करके आगे है, और इसके साथ S-400 जैसा ये बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है भारत अब पूरी तरीके से तैयार है, और पाकिस्तान की कोई भी गीदड़ भभकी अब भारत के खिलाफ नहीं चलने वाली है, कोई काम नहीं आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब आपका, और जेके बंसल साहब आपका अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए और चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान का सरेंडर देखने को मिला है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बयान तो आ गया है कि ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हमने कहा है। अब देखने की बात होगी कि क्या पाकिस्तान अपने इस आत्मरक्षा वाली बात पर अड़ा रहेगा, या फिर आगे भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी चलती रहेगी।
चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।